दुनिया में मॉन्स्टर्स घुस आए जिससे वे निराशा में डूब गई। लोगों ने अपने आखिरी सांस तक उस जगह को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जिसे वे अपना घर कहते थे। उन बहादुर लोगों में इस कहानी का नायक कार्सेलियन लिएंडियन भी था, जिसने उस खतरे के खिलाफ उतनी ही बेरहमी से लड़ाई लड़ी। कई साल बीत गए जब वे अनगिनत मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, बेरहमी से लाशों का ढेर लगाता गया, बस एक ही तलवार से, और दिल में जरा सा भी डर नहीं। फिर आखिरकार एक दिन आया जब उसने आरोन के भाई से लड़ाई की। हालांकि वो दूसरी माँ का था। वो बास्टर्ड बहुत टफ नट था। लड़ाई भयानक थी, लेकिन आखिरकार उसने उस टुकड़े को ढेर कर दिया। लड़ाई के बाद वो भी मौत के आगे झुक गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आत्मा इस एंडलेस वॉइड में भटकती हुई एक इंसान लड़के से मिली जो किसी अर्थ नाम के प्लैनेट से आता था। लड़के का नाम था सियोडोजन, जो किसी अनजान वजह से मौत के कगार पर था। मरने से पहले वह वैनियन से एक साधारण रिक्वेस्ट करना चाहता था। वैनियन ने तुरंत मना कर दिया, बिना यह जाने कि यह लड़का क्या कहना चाहता है। आखिरकार भाई ब्रो बस शांति से मरना चाहता था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपना देश मॉन्स्टर्स के हाथों खो दिया, अपने प्रियजनों को खो दिया, और आखिर में एक कुत्ते की मौत मरी। जबकि यह लड़का सियोडोजन खुद भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन वह बेताबी से चाहता था कि उसका परिवार अच्छी जिंदगी जिए। खैर, ऐसा लगता है कि वैनियन आखिरकार इस दोस्त की बात सुनने को तैयार है। लड़का एक कैंडी स्टोर के बच्चे की तरह खुश हो जाता है और हिम्मत जुटाकर कहता है वह चाहता है कि उसका परिवार शांति से रहे, और इस तरह हमारा लड़का खुशी खुशी इस लड़के के परिवार की रक्षा करने का काम ले लेता है और खुद को अर्थ पर पाता है, अब उस टीनेज लड़के डोजन के शरीर में। अब हमारा आदमी एक मिशन पर है, नॉनसन गेट में घुसना, जिसकी रैंकिंग सी है। जाहिर सी बात है, सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को ही अंदर जाने की इजाजत है। इसीलिए ऑटोमेटेड मशीन लगातार चिल्ला रही है कि वह अपना आईडी कार्ड स्कैन करे, जो हमारे लड़के के पास जाहिर तौर पर नहीं है। वह बस गार्डेड और ऑथराइज्ड बिल्डिंग को तोड़कर गेट में घुस जाता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बज उठती है, जो घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन के बारे में चेतावनी दे रही है। अंदर पहुंचकर वह मॉन्स्टर्स को तबाह करने की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी मुलाकात हीरोज के एक पार्टी से होती है, ऐसे लोग जिनके पास ऑफिशियल लाइसेंसेस और वहां रहने की परमिशन है। वे ये मान लेते हैं कि हमारा लड़का कोई है जो रास्ता भटक गया है, और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की पेशकश करते हैं, सिर्फ क्योंकि वे भी बाहर निकलने जा रहे हैं। डोजन चुप रहता है, एक अजीब वाइब दे रहा है, यहां तक कि ये हीरोज भी महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कैजुअल क्लोथ्स पहने हुए हैं और बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं लगता। हाँ, आजकल पोर्टर्स भी ज्यादा कैजुअल कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमारे लड़के का आउटफिट अपने आप में बहुत ही साधारण है। और उस पीठ पर लटका वह बैग, क्या बात है। उनके लिए तो वह शायद बस एक कंफ्यूज्ड पोर्टर है जिसे उसका ओरिजिनल पार्टी छोड़ गया। फिर भी वे पूरी तरह श्योर नहीं है। डोजन आखिरकार बोलता है। वह स्वीकार करता है कि वे क्यों सुपर स्केप्टिकल महसूस कर रहे हैं, लेकिन साफ कर देता है कि वह यहाँ किसी हीरो के पार्टी के बिना अपने दम पर आया है। यह सुनकर एक हीरो आह भरता है। वह समझ जाता है कि हमारे लड़के के आने की वजह क्या है। उसने ढेर सारे मामले देखे हैं जहां लोग कुछ चमकदार टीवी कमर्शियल्स देखकर हीरो बनने और मॉन्स्टर्स का शिकार करने का हार्ड बोनर पकड़ लेते हैं, लेकिन उस जोश की लहर किसी की जान ले सकती है अगर वे लीगल प्रोसीजर्स से गुजरे बिना गेट्स में घुस जाएं। पहले आपको ऑफिशियली सर्टिफाइड हीरो बनना होगा, फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग से गुजरना होगा। इसके अलावा यह गेट सी रैंक है। इसकी वजह है, अगर आप एक रूकी हैं जिसने अभी करियर शुरू किया है, तो आपको जान बचाने के लिए पहले कोई एस रैंक गेट ढूंढना चाहिए। इस दोस्त के बकबक करने और बिना मांगे एडवाइस बांटने के बाद डोजन साफ साफ कह देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से हीरोज का वह दल इस बच्चे के इतने ठंडे टोन में जवाब देने पर हैरान रह जाता है। आखिरकार वे तो बस मदद करना चाह रहे थे, इसीलिए वे थोड़ा नाराज हो जाते हैं। लेकिन लीडर अपने साथियों को रोकता है, अगर लड़के को मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, उसे छोड़ दो। लीडर को यकीन है कि यह बच्चा आखिरकार कठिन तरीके से सीखेगा कि जब कोई बुद्धिमान बात कर रहा हो तो कानों को ढकना क्यों ठीक नहीं। वे उम्मीद करते हैं कि वह जान जाएगा कि ये गेट्स कितने निष्ठुर, अनफॉरगिविंग होते हैं। उन टीवी शोज की तरह नहीं जो हीरो बनने को दूसरा कमिंग ऑफ क्राइस्ट जैसा ग्लैमराइज करते हैं।
जल्द ही डोजन को आखिरकार एक विशाल ट्रोल दिखाई देता है जो उसे जीवित खाने के लिए तैयार खड़ा है। मॉन्स्टर एक हमला करता है लेकिन चूक जाता है और जमीन पर लगता है। भाई इतनी तेजी से हिला कि ट्रोल समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और इतना विनाशकारी डेवेस्टेटिंग घूसा मारा कि ऑर्क का चेहरा साफ उड़ गया। ये मूल रूप से वन पंच मैन या ओमनी मैन की किसी कत्लेआम जैसा था। अब जब मॉन्स्टर का काम तमाम हो गया तो यहां आता है मजेदार हिस्सा, लूटने का वक्त बेबी। पहले उसने वो तलवार पकड़ी जो उस बैस्टर्ड के पास थी। फिर उसने उसी तलवार का इस्तेमाल मॉन्स्टर के शरीर को और खोदने के लिए किया और एक चमकदार जेमस्टोन निकाला। ये असल में एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन था, इतना तुच्छ कि डोजन ने अपने पिछले जीवन में कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन चूंकि अभी वो कंगाल है इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं है। अचानक और मॉन्स्टर्स आ धमके, अपने दोस्त के सिर कलम होने पर गुस्से में। डोजन मुड़ता है और जेमस्टोन को इतनी तेजी से फेंकता है कि वो सचमुच उनमें से एक का सिर उड़ा देता है। बाकी दोनों डम एसेस ऐसे चढ़ाते हैं जैसे उन्हें कोई मरने की इच्छा पूरी करवानी हो। डोजन उन्हें पूरा करने के लिए खुशी खुशी तैयार है। जब वो तबाही मचा रहा होता है तो हम वापस कट जाते हैं उन हीरोज के दल पर जो इस मॉन्स्टर इन्फेस्टेड इलाके से गुजर रहे हैं। फिलहाल उनके दिमाग अभी भी उस युवक डोजन से हुई मुलाकात में अटके हुए हैं। नारंगी बालें वाली महिला वास्तव में डोजन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, डर रही है कि वो मारा जा सकता है। लेकिन दल का लीडर उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अगर वो कोई अनऑथराइज्ड आदमी है जो गेट में घुसा है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। मिशन पर जाने वाले ये एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं और चूंकि यह गेट सी रैंक है इसलिए यहां उसके मरने का कोई चांस नहीं है जब तक कि वो लड़का लापरवाही से मॉन्स्टर्स पर हमला करने से बचता रहे। बोल्डी अपने लीडर के आकलन से सहमत है। उसे यकीन है कि वो घमंडी ब्रैट, एरोगेंट ब्रैट डर से कांप रहा होगा, एजेंट्स का इंतजार कर रहा होगा कि वे उसे मौत से बचाएं। खैर कहानी तो इसके उलट है। हमारा आदमी ही वह है जो इन प्लस साइज सैंडबैग्स मॉन्स्टर्स को डरा रहा है। एक घूसा और शिकार ढेर हो गया। वह इतना तेज है कि वे उसे छू भी नहीं पाते। अपनी तलवारों के वजन से कुचलना तो दूर की बात है। वह उन डम एसेस में से एक के ठीक पीछे प्रकट होता है और इतना जोरदार लात मारता है कि उस आदमी का सिर ध्वस्त डिमोलिश हो जाता है। सभी सकर्स मॉन्स्टर्स के खत्म हो जाने के बाद वह उनकी तलवारों में से एक पकड़ता है और अपने लिए मीठे मीठे मैजिक स्टोन्स की कयाई करता है। तमोड़ी सब लो ग्रेड जेम्स बेकार है। तभी एजेंट्स में से एक आखिरकार उसे देख लेता है और अपने साथियों को आवाज लगाता है। हमारा आदमी पूरी तरह मुड़ने से पहले सूटेड मैन उसे एक टफ स्टेयर डाउन देते हैं। पहले वे समझाते हैं कि वे गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और सुझाव देते हैं कि वह अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाए। अगर वह अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ कंट्रोल सेंटर आना होगा। हमारा आदमी इस बारे में श्योर नहीं है, जिससे सूटेड डूड और भी टेंस हो जाता है और ठंडा कोल्डर हो जाता है। जोर देकर कहता है कि वह कोऑपरेट करे और प्रॉपर प्रोसीजर्स का पालन करे। सूट्स को जो जवाब मिलता है वह हमारे लड़के के चेहरे पर लिखी झुंझलाहट, अनोयंस और यह सारा अननेसेसरी ड्रामा जो उसका मूड खराब कर रहा है। फिर भी भाई के पास बहस करने की एनर्जी नहीं है, वह बस जाने के लिए मुड़ता है। चूंकि हमारे लड़के का हाथ पकड़ने की हिम्मत करता है और उसे उन चोटों की धमकी देता है जो उसे सस्टेन करनी पड़ेंगी अगर वह कोऑपरेट करने से मना करता है। सबसे बुरी बात यह है कि सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होगी, इसलिए सबका भला इसी में है कि बातचीत से समाधान निकाला जाए, हिंसा से नहीं। ऐसा लगता है कि डोजन का बकबक से पूरा पट्टा चुक गया है, इसलिए वह उस बैस्टर्ड का हाथ वापस पकड़ता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके रास्ते में कांटा बनना बंद कर दे। ये चिलिंग वार्निंग उस बेचारे सूटेड आदमी को सहज रूप से डरा देती है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। बाकी दोनों बैस्टर्ड्स अपनी मैजिक इन्फ्यूज्ड बेटॉन्स निकाल लेते हैं। ये असल में ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स है जो एक ऑर्क को काबू करने के लिए काफी शक्तिशाली है, लेकिन उनमें हमारे लड़के को फिजिकली चोट पहुंचाने की ताकत नहीं है। इसलिए वह उस बैस्टर्ड का हाथ जोर से मरोड़ता है, जिससे वह एक वाइनी की तरह वाइन करने लगता है। भाई फिर एक आखिरी चेतावनी देता है, वे अभी चले जाएं अगर वे अपनी बची खुची इज्जत डिग्निटी खोना नहीं चाहते। आखिरकार कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटी बाउंड सूट्स हिंसा के साथ जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हो जाते हैं।
वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे लड़के को मैजिक स्टाफ से टैग करें, लेकिन कोई सफल नहीं होता। हमारा लड़का एक बैस्टर्ड की पीठ में एक क्रशिंग ब्लो देता है, फिर दूसरे को पेट में मारता है। फिर वह ग्लासेस वाले आदमी पर ध्यान केंद्रित करता है। आखिरी आदमी को महसूस होता है कि क्या होने वाला है और टेंस हो जाता है। डोजन ब्लर होकर गायब हो जाता है, थिन एयर में लुप्त हो जाता है, जिससे वह बैस्टर्ड घबरा जाता है, सचमुच एक आदमी को गायब होते देखकर। फिर अचानक कहीं से एक स्नीकी पंच पेट में लगती है, जिससे वह बैस्टर्ड दर्द से लड़खड़ाकर पीछे की ओर चला जाता है। ऐसा लगता है कि डोजन सारे और एजेंट्स का पीछा करने से तंग आ चुका है, इसलिए वह आखिरकार एक हीरो के रूप में रजिस्टर करवाने के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार एजेंट उसे आश्वस्त करता है कि जब तक वह शेडी या इल्लीगल चीजों से बचता है, कोई भी एजेंट उसे पकड़ने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। डोजन फिर इस चीज के बारे में सवाल करता है जिसे रिफ्ट कहा जाता है, एक ऐसा सवाल जो एजेंट को पूरी तरह से हिला देता है। जल्दी से कुछ कॉन्टेक्स्ट की यह दुनिया कैसे चलती है। दुनिया भर में एक और दुनिया से जुड़े कई पैसेजेस हैं जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस को गेट्स कहा जाता है। मॉन्स्टर की लाशों से प्राप्त जेमस्टोन्स का इस्तेमाल नई ऊर्जा स्रोतों, न्यू एनर्जी सोर्सेस के रूप में किया जाता है, जिससे वे अत्यधिक मूल्यवान, हाईली कवेटेड हो जाते हैं। इस वजह से सरकार हर एक पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन पैसेजेस की निगरानी करती है। हर सरकारी नियंत्रित और हीरोज के लिए खुला पैसेज एक गेट कहलाता है। वे पैसेजेस जो नियंत्रित नहीं हैं या बंद नहीं हैं, उन्हें रिफ्ट्स के रूप में जाना जाता है। वापस हमारे लड़के पर, जिसे ये बहुत ही परेशान करने वाला लगता है कि ये सूट्स उसके हर जगह पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो ही किसी भी गेट से गुजरे, उस पर ट्रेसपासिंग का आरोप लगाते हुए। बेचारा एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन के गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को ऑटोमेटिकली सूचना मिल जाती है और पास में तैनात एजेंट्स तुरंत भेज दिए जाते हैं। चूंकि हमारा लड़का एक रिफ्ट में घुसने के बारे में सोच रहा है, एजेंट साफ कर देता है कि ये किसी भी गेट की तरह आसानी से एक्सेस करने योग्य नहीं है। किसी रिफ्ट में ट्रेसपैस करने पर सख्त सजा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। कोई चेतावनी नहीं, कोई सौदेबाजी, प्ली डील्स नहीं। डोजन उसकी किसी बात को सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए वो बेचारे आदमी का चेहरा पकड़ता है और उसे एक कूड़े के बैग, ट्रैश बैग की तरह फेंक देता है। अब तक बेचारे एजेंट को पछतावा हो रहा है कि उसने हेडक्वार्टर को कॉल क्यों नहीं किया। ये सब उसकी पगार के स्तर से कहीं ऊपर, वे ओवर हिज पे ग्रेड। दृश्य बदलता है। सियोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्वामचौन जिले में। यह विशाल इमारत अब हीरो कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ गेट्स में पाई जाने वाली मैजिक स्टोन्स या किसी भी चीज से जुड़े सारे ट्रेड्स होते हैं, और आजकल यह जगह पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त है। डोजन को उन स्टोर्स में से एक की ओर जाते देखा जा सकता है जो मैजिक स्टोन्स खरीदने और बेचने का काम करती है। अंदर जाने पर उसका स्वागत एक जेनजी बास्टर्ड करता है जो दिमाग खराब कर देने वाले इंस्टाग्राम रील्स। डोजन कहता है कि वह कुछ मैजिक स्टोन्स बेचना चाहता है, तो चालाक दुकानदार तुरंत अपने बिजनेस के बारे में प्रीचिंग करना शुरू कर देता है। दावा करता है कि यह शाखा अपने ग्राहकों को सबसे ऊंची कीमतें, हाईएस्ट प्राइसेस देती है। वह यहाँ तक कह देता है कि वे पूरे देश में सबसे अच्छे हैं। डोजन आखिरकार सभी लो ग्रेड जेम्स काउंटर पर रख देता है जिन पर मॉन्स्टर्स का खून सना हुआ है। इससे दुकानदार का चेहरा खट्टा हो जाता है, जैसे उसके पीछे से किसी ने बॉन्ड कर दिया था। वह स्टोन्स पर चिपके खून से सचमुच घबरा गया है, फिर भी वह शिकायत नहीं करता और ट्रांजैक्शन आगे बढ़ाता है। डोजन से पूछा जाता है कि क्या वह कुछ कॉफी चाहेगा, जबकि स्टोन्स को प्रोसेस किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह कॉफी की चुस्कियां ले रहा है, जबकि दुकानदार सावधानी से स्टोन से खून साफ करता है। उसके बाद मालिक कुल रकम की गणना करता है। 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड वाले और साथ ही 5 अपर और लोअर ग्रेड स्टोन्स भी हैं। 40% कमीशन काटने के बाद डोजन को लगभग 5.5 मिलियन मिलने वाले हैं। हमारे लड़के को 40% कमीशन देना सहज नहीं लगता, यह बस अनफेयर लगता है, क्योंकि उसने सारा शिकार किया और अपना समय बर्बाद किया। तो यह बैस्टर्ड कैसे सोच सकता है कि वह पैसे का लगभग आधा हिस्सा लेने का हकदार है। दुकानदार गर्व से दावा करता है कि वह उदारता दिखा रहा है, सिर्फ 40% चार्ज करके, खासकर क्योंकि इस बिजनेस में हर कंपेटिटर 45% या उससे ज्यादा चार्ज करता है।
वह इतना कॉन्फिडेंट है कि वह डॉजन को ऑफर भी देता है कि अगर उसे कीमत पसंद नहीं है तो वह अपने स्टोन्स वापस ले सकता है। आखिरकार कोई और ज्यादा ऑफर नहीं करेगा, या कम से कम यही तो ये बास्टर्ड दावा करता है। हमारा आदमी उस जाल में नहीं फंसता और अपने कीमती स्टोन्स को वापस अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। अपनी चालें काम नहीं करती देख। बास्टर्ड डॉजन के जाने से पहले उसका हाथ पकड़ लेता है और अप्रेजल और उसके द्वारा पिए गए कॉफी के लिए कॉम्पनसेशन की मांग करता है। अप्रेजल के लिए 30,000 और कॉफी के लिए अतिरिक्त 10,000। इसके अलावा जो खून उसे साफ करना पड़ा, उसने उसके महंगे तौलिए को बर्बाद कर दिया। सब कुछ जोड़ने पर डॉजन पर लगभग 350,000 का कर्ज चढ़ जाता है। डॉजन इन अनरीजनेबल डिमांड्स के आगे झुकने को तैयार नहीं है, चाहे यह पागल बास्टर्ड कितना भी जोर क्यों न लगाए। कुछ भी काम नहीं करता देख। बास्टर्ड सड़क स्तर की चालें, स्ट्रीट लेवल टैक्टिक्स चलने लगता है और डॉजन को उन सी क्लास हीरोज से धमकाता है जो उसके गार्ड है। तभी वे बड़े आदमी पिछले दरवाजे से घुस आते हैं, पूछते हैं कि अगर कोई परेशानी पैदा कर रहा है तो उन्हें क्यों बुलाया गया है। वे उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। डोजन के जवाब में उस बैस्टर्ड की ओर एक तीखी नजर, शार्प ग्लेयर फेंकता है जो उसी इंटेंसिटी से वापस घूरता है। थोड़ी देर गुजरती है और दृश्य कट जाता है उस दुकानदार के डरे हुए पसीने से तर चेहरे पर, जो अभी तक ऐसे अकड़ रहा था जैसे वह मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर हो। लेकिन उसे रियलिटी चेक मिल गया जब डोजन ने उसके तीनों पिट्ठुओं उन पिग्स को बिना पसीना बहाए ढेर कर दिया। यह स्पष्ट कर दिया कि असली एमसी कौन है। मेरा आदमी फिर काउंटर पर चढ़ जाता है और कमीशन को सुचारू रूप से 1% तक निगोशिएट कर लेता है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हम सभी जानते हैं कि जब कोई डोजन जैसा व्यक्ति सीधे आपकी आत्मा में झांक रहा हो तो कोई बहस नहीं होती। सीधे आपकी आत्मा में झांक रहा हो तो कोई बहस नहीं होती। इसलिए डील पूरी हो जाती है और डोजन अपने माथे, या यूं कहें कि अपनी मुट्ठियों से जुटाए गए हॉल के लिए नकदी का एक मोटा बंडल, फैट स्टैक ऑफ कैश लेकर बाहर निकल जाता है। उसकी दादी, ग्रैंडमा और बहन दोनों पैसे की इतनी बड़ी रकम देखकर पूरी तरह हैरान है। दादी पा, ग्रैंडमा पा को शक होता है कि डोजन फेक बिल्स के साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन लड़का जल्दी से इसका खंडन कर देता है। कहता है कि पैसा एक दोस्त को कैश उधार देने से आया है जिसने एक बिजनेस शुरू किया था और वो बहुत अच्छा चल निकला। दादी को यकीन नहीं है कि उसके पोते का ऐसा कोई दोस्त भी है। वो उसे एक और झूठ से समझाने की कोशिश करता है कि वह एक बचपन का दोस्त था। आखिरकार दादी सवाल पूछना बंद कर देती है, कम से कम बड़े सवाल तो। इस बीच डॉजन की बहन अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व महसूस कर रही है कि उसने उनके परिवार को अमीर बना दिया। प्यार करने वाला भाई उसे थपथपाता है और उसे उस लग्जरी लाइफ के बारे में उम्मीद देता है जो अब से वे जीने वाले हैं। छोटी लड़की बस खुशी से उछलती है कि वह अमीर हो गई है उसे इतना खुश देखकर। डॉजन को एहसास होता है कि वह वास्तव में उस वादे को पूरा करने में प्रगति कर रहा है जो उसने कभी किया था। उसे उस शरीर के मालिक के शब्द याद आते हैं जिस पर वह काबिज है, जिसकी एक मरते समय की इच्छा थी कि उसकी दादी और उसकी सौतेली बहन यूनयोंग सुरक्षित और खुशहाल जीवन जिए। वह बेचारा लड़का गायब हो गया इससे पहले कि डॉजन कुछ कह पाता, और जब वह जागा तो वह सियो डोजन बन चुका था। अब उसका एकमात्र मिशन यह सुनिश्चित करना है कि यह छोटा परिवार सुरक्षित और आराम से रहे। इसके लिए वह कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत फिलहाल 100 बिलियन है। उसके लिए पैसा कमाना कोई समस्या नहीं होगी जब तक उसे अपनी मूल ताकत, ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस मिल जाए। यह दुनिया उस दुनिया के साथ बहुत सारी समानताएं रखती है जिससे वह आया था, वह दुनिया जो नष्ट हो गई थी। एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स, मॉन्स्टर्स सभी उस दुनिया की तुलना में मामूली रूप से कमजोर, मार्जिनली वीकर हैं, जिसे वह एक बार गिरते हुए देख चुका है। उसके लिए जिसने अपने पिछले जीवन में स्वॉर्ड गॉड की उपाधि धारण की थी, ये जगह अब तक कुछ भी नहीं है बल्कि एक सैंडबॉक्स है। अब तक वह अपनी मूल शक्ति के सिर्फ 10वें हिस्से 1/10 से लड़ रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और आगंतुक कहता है कि वह डोजन से मिलना चाहता है। भाई उठता है और जवाब देने का फैसला करता है। दरवाजा खोलते ही उसे बाहर 2 गुंडे थग्स खड़े मिलते हैं। ये लोग एक कर्ज वसूलने आए हैं जो डोजन पर 48 मिलियन है। इसे देखकर डोजन को यकीन हो जाता है कि ये लोन शार्क है। असली को डोजन ने पैसे उधार लिए थे इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले।
हालांकि ये मूल रूप से सिर्फ 5 मिलियन था इसकी दादी के अस्पताल के बिलों के लिए। ये लोग पागलपन भरा ब्याज, क्रेजी इंटरेस्ट वसूल रहे हैं, मूल रकम से 10 गुना ज्यादा की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि हाल ही में उसने गेट्स के जरिए पैसे कमाए हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि वह नकदी निकाले, चूंकि यह सब कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज है। लेकिन इन बैस्टर्ड्स को जो एकमात्र भुगतान मिलता है वह है एक जबड़ा तोड़ देने वाला घूंसा उस बड़े आदमी के चेहरे पर। वह एक घूंसा बेचारे गुंडे को उड़ा देता है, उसके साथी को हैरानी में मुंह खोल छोड़ जाता है। हमारा आदमी फिर उस दुबले पतले बैस्टर्ड को एक डेडली स्टेयर देता है, उसे याद दिलाता है कि पहले ही 9 मिलियन से ज्यादा चुकाया जा चुका है। तो अगर आप गणित करें तो इन बैस्टर्ड्स को उसे ब्याज देना चाहिए, एक और घूंसे के साथ जो उस बैस्टर्ड को एक की तरह रुला देता है। डोजन उसे कहता है कि वह अपने बॉस को बताए कि डोजन उसे मिलने आ रहा है। दृश्य फिर एक शॉपिंग मॉल में कट जाता है जो जीवन से भरपूर है। वहां हम प्यारी छोटी ओनियोंग को एक टेडी बियर की दुकान में एक बच्चे को खुश करते हुए देखते हैं। डोजन उसे आज शॉपिंग स्प्री के लिए लाया है, वह जो कुछ भी चाहे ले सकती है। आप जानते हैं हमारा लड़का पहले हमेशा इतना नरम दिल वाला सॉफ्ट हार्टेड पोकी नहीं था। यह मूल डोजन की यादें थीं जिन्होंने उसकी सूखी भावनाओं को फिर से जीवित किया। यह देखकर उसका दिल गर्म हो जाता है कि डोजन यूनियोंग के साथ कितने प्यार से पेश आता है। भले ही वह सिर्फ उसकी सौतेली बहन हाफ सिस्टर है, इसलिए वह भी वैसा ही करना चाहता है और इस छोटी लड़की के लिए जितना प्यार दे सकता है देने का पूरा प्रयास करता है। छोटी लड़की आखिरकार एक स्टफ टॉय चुनती है जो वह सचमुच चाहती है। यह एक छोटा लेकिन प्यारा खरगोश बनी है। वह इसे विनम्रता से चुनती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह फिजूल खर्ची नहीं कर रही। लेकिन डोजन उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टफ टॉय चुनता है। वह नहीं चाहता कि वह अपने आप को रोके। ये उसका दिन है और वह पैसे के बारे में 2 बार सोचे बिना जो कुछ भी उसका दिल चाहे चुन सकती है। वे दोनों कुछ अच्छा खाना भी खाते हैं। जब वे अपने खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो एक अपरिचित आवाज हमारे लड़के का नाम लेती है। ये एक मिडल एज्ड महिला है जिसके पीछे कई बॉडीगार्ड हैं। ये गोल मटोल मिल्फ, चबी मिल्फ, एक और कचरा बोलने वाली ट्रैश टॉकर लगती है जो हमारे लड़के से नफरत करना पसंद करती है। पहले वे उसके घटिया कपड़ों, लाउजी सेंस ऑफ ड्रेसिंग की ओर इशारा करती है, फिर उस लड़की के बारे में सवाल करती है जो उसके बगल में बैठी है। वह इतनी हिम्मतवर है कि एक जैब मारती है, कहती है कि उसने किसी को गर्भवती कर दिया होगा और ये लड़की पैदा की होगी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ उसे इस दुनिया में लाई थी। बेशक ये तीखे जैब हमारे लड़के को किसी भी चीज से ज्यादा क्रोधित कर देते हैं। इस बीच छोटी लड़की को कोई अंदाजा नहीं है कि ये महिला कौन है या वह इतनी बेधड़क कचरा क्यों बोल रही है। ये मिल्फ तुरंत लड़की पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और उसका नाम पूछती है। लड़की अपना परिचय ली योनियोंग के रूप में देती है, जिससे ये कचरा समझ जाता है कि वो डोजन की बहन है। आदत के मुताबिक महिला उसके कपड़ों पर भी एक जैब मारती है, उसे गंदा मैस कहती है। यह उसकी मृत माँ को भी नहीं बख्श रही और ये सब हमारे लड़के की नसों पर चढ़ रहा है, लेकिन किसी कारण से वो ये सब रोक रहा है। उसकी उकसावे भरी बातों, प्रोवोकेशंस के साथ आक्रामक होने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां तक कि ये मिल्फ भी हैरान है कि डोजन कैसे अपना आपा संभाल रहा है, उसके जाल में नहीं फंस रहा। इसलिए ये एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला करती है। ये मोटी हरकत करने वाली फैक्ट पीस ऑफ वर्क एक बच्चे से वेश्या का मतलब पूछने की हिम्मत करती है। खैर, ये आखिरी स्ट्रॉ था। डोजन फट पड़ता है और उसे एक बदसूरत औरत अगली वुमन कहता है जो ऑर्क्स के कबीले की है। बेशक महिला चौंक कर वाइड आइड रह जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाती है। चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि डोजन ने इस महिला को सिर्फ इतना ही क्यों सहा। दरअसल डोजन एक नाजायज बच्चे, इलेजिटिमेट चाइल्ड के रूप में पैदा हुआ था और गरीबी में रहता था। महज 7 साल की नाजुक उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह मुश्किल से अपने पिता के घर पहुंचा। अपने पिता के एक नई औरत से शादी करने पर उसे सभी ने दरकिनार कर दिया।